यस। हाँ। क्या? हाँ, बोल सकते हैं बेटा। इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ये जो टॉपिक है बेटा, अब हम इमिशन की बात कर रहे हैं। क्या आपको इमिशन पता है? अगर चैप्टर का टॉपिक का नाम है बेटा रेडिएशन, हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इमिशन करता है, इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन करते रहता है। ये रेडिएशन कौन से फॉर्म में करता है? कौन से फॉर्म में करता है बेटा रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में करता है, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इमिशन करता है, तो हमने कहा कि कब करता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस पे है बेटा, तो वो इमिशन करते रहता है। क्या सिर्फ वो इमिशन ही करता है? नहीं, वो एब्जॉर्प्शन भी करता है बेटा। मतलब इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट करते रहता है। कब? एट ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस उसी में से एब्जॉर्प्शन की जगह पे हमें बस इमिशन को समझना है बेटा, कि हर एक ऑब्जेक्ट दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली करता है, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? इमिशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट emit radiation at any temperature greater than 0 डिग्री पे अगर है, तो वो हमेशा क्या करता है बेटा? रेडिएशन करता है। जैसे अगर हम कप ऑफ टी का एग्जांपल लें, अगर इन केस ऑफ कप ऑफ टी हीट जो है वो ट्रांसफर होगी किसमें? कप से सराउंडिंग में। क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है बेटा कप का, वो ग्रेटर है टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से। तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट इमिट हो रही है उसमें से। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा कोल्ड ड्रिंक की बोतल का। हीट जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम इन्वायरमेंट और सराउंडिंग टू दैट बॉटल। तो यहाँ पर इमिशन होता ही रहता है बेटा, और ये हीट रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट से निकलता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होते रहता है। मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग बोलो या इन्वायरमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ दिस बॉटल बोल दो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा इमिशन होते रहता है, और ये इमिशन हमेशा ग्रेटर देन 0 डिग्री पे सब ऑब्जेक्ट करते रहते हैं। ये जो इमिशन है ये कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? सो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन और इमिशन बाय ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन
किस पे डिपेंड करता है बेटा? फर्स्ट लिख सकते हो। तो हमने कहा हर एक बॉडी क्या करती है, इमिशन करते रहती है, और ये इमिशन कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेंगे बेटा इसको, यहाँ तक हो गया होगा तो बता दें कि रेट ऑफ इमिशन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला पॉइंट लिखो, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी इमिट्स रेडिएशन। ओके, तो इन सब बातों पे ये डिपेंड होते हुए दिखता है बेटा। कौन? ये सिलेक्ट से होता है, यहां से, हाँ व्हाइट कलर करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा इमिशन की। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इमिशन करता है, ये इमिशन किस पे डिपेंड करता है बेटा? इन चार बातों पे डिपेंड होता है। ये बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बेटा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? इमिशन बढ़ेगा। लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट एक ले लो जो इमिशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो बेटा जो इमिशन कर रहा है, जैसे कि ये पानी की बोतल ले लो बेटा, ये भी रेडिएशंस कर रहा होगा एट ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका इमिशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका नेचर बदल दें, उसका कंटेनर अगर चेंज हो जाए तो उसका इमिशन का रेशियो चेंज हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ा दो बेटा, साइज को बढ़ा दो, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा रेडिएशन करेगा। जितने समय के लिए हम रेडिएशन के लिए रखते हैं उस टाइम पे भी डिपेंड करता है उसका रेडिएशन या इमिशन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इमिशन इन बातों पे डिपेंड करता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस पे हो वो इमिशन करते रहता है। इसके बेसिस पे हम डेफिनेशन बनाते हैं बेटा इमिसिव पावर की। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है बेटा इमिसिव पावर? डेफिनेशन लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन emitted by a body per unit area per unit time. At a given temperature. इसी को हम कहते हैं बेटा इमिसिव पावर। तो आपका इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड दैट इज Q पर यूनिट एरिया A पर यूनिट टाइम T।
So this is the formula for emissive power. So what is emissive power? Amount of heat radiation emitted. कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे बॉटल का एग्जांपल लिए, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में वो कितना एनर्जी इमिट करता है, उसी को हम कहते हैं बेटा उसकी इमिसिव पावर। इसका ऐसा यूनिट हीट के लिए जूल्स एरिया मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका डायमेंशन बनाओ बेटा। M1 L0 T-3। इमिसिव पावर के बाद कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, या इसी को लिखे अपना इमिसिविटी। और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी डिफाइन कर लो। तो इमिसिविटी क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसी को हम कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई बन जाएगा बेटा इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी बॉडी के लिए हम कैपिटल ई लिख लें, और इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी को हम ई ऑफ बी लिख ले, तो रेशियो बनेगा बेटा ई अपॉन ई ऑफ बी का, ठीक है। सो इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी का रेशियो इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी से करते हैं, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी मिल जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर इमिसिविटी जो होता है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कितना होगा बेटा? ई का वैल्यू बता सकते हो? तो इमिसिविटी क्या होती है बेटा? इट इज डिफाइंड एज रेशियो होता है इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो जिस बॉडी का निकाल रहे हैं वो अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो उसका भी आपको ए बी ही लिखना पड़ेगा और उसको ए बी से ही कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 1। तो हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू 1 इमिसिविटी, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी इज 1 होता है किसके लिए बेटा? फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। समझ में आई क्या बात? और अगर ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं तो अगर ब्लैक बॉडी के लिए 1 आता है तो E का जो वैल्यू है वो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा बेटा? 1 फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, याद रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द इमिसिविटी ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी? E इज इक्वल टू 1 होता है, बस इतना ही लिखना है, E इक्वल टू 1। व्हाट इज द इमिसिविटी ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी? E ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। नेक्स्ट है बेटा किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। हो गया? किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, दोनों भी लॉ है बेटा। किरचॉफ का लॉ इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं, और ये हीट रेडिएशन का किरचॉफ का दूसरा लॉ है, अलग लॉ है। इसके लिए एक डायग्राम बनाओ बेटा। ये है बेटा इनक्लोज्ड कंटेनर है, जिसके अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट T है, और दो ऑब्जेक्ट्स को सस्पेंड करके रखा है। एक है बेटा ऑर्डिनरी बॉडी O और दूसरा है ब्लैक बॉडी B। दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे बेटा? इमिशन करेंगे, और दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। मतलब यहाँ पर होगा क्या बेटा, ये जो ऑर्डिनरी बॉडी है O और ये जो ब्लैक बॉडी है B, ये दोनों भी इमिशन करेंगे। ये भी इमिशन करेगा, ये भी इमिशन करेगा। इसने इमिशन किया तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? ब्लैक बॉडी करेगा। और यहाँ से जो इमिशन करेगा ब्लैक बॉडी, वो एब्जॉर्ब कौन करेगा बेटा? ब्लैक बॉडी ने इमिट की हुई रेडिएशंस ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर इमिशन और एब्जॉर्प्शन एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस चल रही है बेटा। तो इसका रिजल्ट या इफेक्ट क्या होगा? तो लेट सपोज आपने इसको इनक्लोज करके रखा है एक कंटेनर के अंदर जिसका टेम्परेचर T है। तो धीरे धीरे इनका सभी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। और रेट ऑफ इमिशन जो है, हमें पता है कि ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ इमिशन ज्यादा होता है, E लगभग 1 है, बराबर है। और उसके कंपैरेटिवली ऑर्डिनरी बॉडी का इमिशन थोड़ा कम होता है। लेकिन जब ये सभी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो सभी का इमिशन का रेट कैसा होगा बेटा? सेम होगा। क्या इमिशन का रेट 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पे ही ऑब्जेक्ट इमिशन 0 करता है। T इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 डिग्री पे भी हो तो इमिशन करते रहेगा। 2 डिग्री हो, 27 डिग्री हो, रूम टेम्परेचर हो, इमिशन करते रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे बेटा? इमिशन करेंगे। तो रेट ऑफ इमिशन जो है दोनों ऑर्डिनरी बॉडी का और ब्लैक बॉडी का, दोनों का कैसा हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो उस कंडीशन को गेन करने के बाद हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन का रेट कैसा है बेटा? इक्वल है। बस इसी को हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो किरचॉफ्स ने यहाँ पर क्या फाइंड किया है? किरचॉफ ने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, दोनों के लिए कैसा होता है बेटा? इक्वल होता है। तो उसके लिए उन्होंने ये सेटअप लगाया है। पानी पी। So consider a black body and ordinary body are enclosed in a container
बेटा आवाज नहीं। यहां पर कंटिन्यूसली क्या होते रहेगा बेटा, इमिशन होते रहेगा। तो ये सब कब तक होते रहेगा बेटा, ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियस होते रहेगा ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी के बीच में, जब तक उनका टेम्परेचर दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्विवेलेंस में नहीं आता है। व्हाट अ टैलेंट। बेटा सोना नहीं है। हो गया बेटा। नोट डाउन कर लो बेटा, डायग्राम बना लिए। लेट स्मॉल e with the coefficient of emission of body O, मतलब ordinary body, and A with the coefficient of absorption of body O. Capital E with the emissive power of body O, and E of B with the emissive power of black body. तो जब ये सभी इक्विलिब्रियम में आएंगे, डायग्राम बना लिए, ये भी इमिशन कर रहा है, ये भी इमिशन कर रहा है, रेट ऑफ इमिशन इसका ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन फाइनली इनका इमिशन का रेट सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कौन, इनक्लोजर के अंदर का ही टेम्परेचर। तो अगर दोनों भी बॉडीज are at thermal equilibrium with each other, अगर ऐसी बात है तो हम बोल सकते हैं बेटा
इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही इमिटिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी दोनों भी कैसे होंगे बेटा, सेम होगा। मतलब इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑर्डिनरी बॉडी का, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑर्डिनरी बॉडी का दोनों इक्वल हो जाता है बेटा। बात समझ में हो गया यहां तक? तो ये कहां पे होता है बेटा, जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को गेन करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी विल बी इक्वल टू, इमिसिव पावर ही होगी बेटा, ऑर्डिनरी बॉडी। तो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों भी कैसी होंगे बेटा, सेम होंगे। इमिसिव पावर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इमिसिव पावर? रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं बेटा इमिसिव पावर। तो अगर कोई एनर्जी रेडिएट करना है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं कैपिटल ई, विच इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करता है। तो अब आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन गिरती है तो उसका क्यू ऑफ ए एब्जॉर्ब होता है, क्यू ऑफ आर रिफ्लेक्ट होता है और क्यू ऑफ टी ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसमें से हम बात कर रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन की। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए, इतना अमाउंट एब्जॉर्ब करता है। जब हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालने के टाइम में हम क्या करते हैं बेटा, तो हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए बाय क्यू लिखते हैं। तो इसने क्यू ऑफ ए अमाउंट एब्जॉर्ब किया, दैट इज इक्वल टू ए इंटू क्यू लिख सकते हैं बेटा। बात समझ में? तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी मतलब उसने कितना एब्जॉर्ब किया, दैट इज क्यू ऑफ ए एब्जॉर्ब किया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्यू। बाजू में लिखा हुआ है, मेंशन कर लेना बेटा। ये कैसे आया, समझ में आया बेटा? इसको इक्वेशन 1 कह देना। वैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम में इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी के साथ साथ इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का भी एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी is equal to absorptive power of black body। तो इमिसिव पावर E is equal to एब्जॉर्प्टिव पावर बन जाएगा बेटा ब्लैक बॉडी के लिए। तो ब्लैक बॉडी के लिए कितना होगा, तो A इंटू क्यू, और एब्जॉर्प्शन कितना किया बेटा, A इंटू क्यू, इतना ही तो एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन कितना होगा बॉडी के, A इंटू क्यू तो होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन जो हमारी ब्लैक बॉडी है उसके लिए A का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। हमने स्टार्टिंग में लिखा है प्रॉपर्टीज में, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये E जो है वो 1 बन जाएगा। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और ये किसके लिए है बेटा, ब्लैक बॉडी के लिए है। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E रखते हैं और ब्लैक बॉडी के लिए B रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं बेटा E डिवाइडेड बाय EB is equal to AQ divided by Q।
Q से Q कैंसिल हो जाएगा, सो E बाई ई बी इज इक्वल टू ए। और E बाई ई बी हमने क्या पढ़ा है बेटा? E बाई ई बी इज इक्वल टू क्या होता है? E होता है। सो E बाई ई बी इज इक्वल टू E होता है, तो यहाँ पे पुट कर दो E इज इक्वल टू E। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है बेटा? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा होता है बेटा? सेम होता है एट गिवन टेम्परेचर। यही हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये किसके लिए है बेटा? क्या सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए है? नहीं, ये ऑर्डिनरी को भी एप्लीकेबल होता है, बात समझ में आई? लेकिन एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है बेटा। अगर आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है? डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? डायग्राम बनाना मस्ट है बेटा, ये एरो वगैरह नहीं बनाने, बस सर्कल्स बना के रखना है बेटा। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ अलग है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन अलग है बेटा। नेक्स्ट है बेटा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हो गया ये? नहीं हुआ? ठीक है, हेडिंग दे दो बेटा। Spectral distribution of black body radiation Lummer and Pringsheim studied the energy distribution of black body radiation as a function of wavelength.
the graphical representation of radiant power with respect to wavelength of radiant power with wavelength at constant temperature shows different curves as follows. डायग्राम बनानी पड़ेगी बेटा यहाँ पे।
बातें नहीं है बेटा। ड्रॉ कर लो बेटा डायग्राम, यहाँ पे इनके टेम्परेचर्स भी लिख लो। अगर हम बेटा बातें नहीं, अगर हम एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट का क्या बढ़ाते हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं 3000, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा, तो उस ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर, रेडिएंट पावर क्या होते जाती है बेटा, बढ़ते जाती है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखाई देता है कि उसी ऑब्जेक्ट का रेडिएंट पावर में क्या दिखता है, वेवलेंथ जो है पहले इंक्रीज होती है बाद में डिक्रीज होती है। लेट सपोज एक आपने आयरन का टुकड़ा लिया ऐसे और इसका टेम्परेचर है बेटा 3000 केल्विन का, तो आपने जब इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए तो आपने वो इसका ग्राफ कैसे दिया, पहले वेवलेंथ इंक्रीज हुई रेडिएशन की, रेडिएंट पावर की, बाद में डिक्रीज हो गई, बाद में आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाया और 4000 कर दिया तो इसकी रेडिएंट पावर बढ़ जाती है। लेकिन वही सेम प्रोसेस इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। जैसे आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर से वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, सेम प्रोसेस करती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखा देता बेटा, ये जो लैम्बडा मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा, वो क्या होती जा रही है बेटा, पहले 1000 से ज्यादा थी, फिर 1000 से कम, लगभग 500 पे आ जाती है। तो इसका मतलब लैम्बडा मैक्स जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्बडा मैक्स की वैल्यू फॉर दैट कर्व क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सबसे पहले इन्होंने दोनों ने एक्सपेरिमेंट करके ये समझाया था, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम में जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही करना है बेटा, नहीं तो बच्चे कैसे ड्रॉ करते हैं, बच्चे ऐसे ड्रॉ करते हैं बेटा, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ये गलत है बेटा, क्योंकि लैम्बडा मैक्स चेंज हो रहा है, आपका सेम है, कांस्टेंट है, तो लैम्बडा मैक्स को डिक्रीजिंग शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बना रहा है तो गलत है बेटा, या इसके पहले जो ने बनाया है वो भी कैसा है, गलत है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, डायग्राम से भी समझ में आ जाते हैं।